आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम के बारे में। उनके बारे में सबसे पहले हम बात करें उनकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस का मतलब क्या है? हमने कहा कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है ना, वो एक स्पेसिफिक साइट पे कट करता है। किस पे कट करता है? स्पेसिफिक साइट पे कट करता है। एक्चुअल में ये जो स्पेसिफिक साइट होती है, ये इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट होती है। मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है इस साइट को रिकॉग्नाइज करेगा और इस साइट के विद इन क्या करता है? कट लगाता है। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है? ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम शॉर्ट में आरई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, has its specific recognition sequence। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है ना, वो स्पेसिफिक भी होती है और यूनिक भी होती है। मतलब हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक यूनिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। कोई और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अलग अलग एंजाइम की अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो एंजाइम क्या करता है? इट विल बाइंड टू द डीएनए में जहां भी इसको अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेगी, वहां पे ये एंजाइम क्या करेगा? बाइंड करेगा एंड कट द two strands of the DNA, हेलिक्स। और क्योंकि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे कट लगाएगा। और वो भी कहाँ? एट स्पेसिफिक पॉइंट। और वो स्पेसिफिक पॉइंट क्या होगा? वो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अलग अलग पोजीशन होती है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन कट कौन से बॉन्ड पे लगाएगा? जैसे आपने न्यूक्लियोटाइड बनाए, जैसे हमने कहा शुगर है, शुगर के ऊपर हमने नाइट्रोजिनस बेस को अटैच कराया, किसके थ्रू? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। फिर हमने फॉस्फेट को अटैच कराया, किसके थ्रू? हमने अटैच कराया किसके थ्रू? फॉस्फोएस्टर लिंकेज के थ्रू। फॉस्फोएस्टर लिंकेज। ऐसे ही फिर हमने दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाया और फिर इनको डाई एस्टर बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। तो एक्चुअल में जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो सुगर फॉस्फेट बैकबोन पे एक्ट करते हैं। किस पे एक्ट करते हैं? सुगर फॉस्फेट बैकबोन पे, और वो भी एक स्पेसिफिक पोजीशन को। और वो क्या करते हैं? दो न्यूक्लियोटाइड जहां आपस में अटैच होते हैं, इस फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड को क्या कर देते हैं बेटा? ब्रेक डाउन कर देते हैं, कट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कट लगाते हैं। तो कट लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? सुगर फॉस्फेट बैकबोन पे लगाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इनकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस कैसी हो। तो ध्यान देना, इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है, क्या होती है? रिकॉग्निशन सीक्वेंस एट फॉर्म पैलिंड्रोम्स विद रोटेशनल सिमेट्री। ये क्या शो करता है? पैलिंड्रोम विद रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगी वो क्या शो करेगी? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगी, लेकिन सिमेट्री कैसी होगी? रोटेशनल सिमेट्री होगी। कैसे सिमेट्री होगी? रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये क्या शो करता है? इट शो पैलिंड्रोम विद रोटेशनल सिमेट्री। अब क्वेश्चन आता है इसमें कि पैलिंड्रोम वर्ड क्या है? पैलिंड्रोम किसे कहते हैं? तो पैलिंड्रोम एक्चुअल में क्या होता है? जैसे एक वर्ड मैं आपके सामने लिख रही हूं, मलयालम। ध्यान से देखना, मलयालम। ठीक है, तो इस वर्ड को अगर हम देखें तो मलयालम वर्ड को हम रीड करते हैं। देखो आगे से रीड करो, MALAYALAM। तो आगे से आप रीड करना स्टार्ट करोगे तो आप कैसे पढ़ोगे? मलयालम पढ़ोगे। लेकिन आप पीछे से पढ़ना शुरू करो तो MALAYALAM।
तो भी आप क्या रीड करते हो, मलयालम। तो ये तो एक पैलिंड्रोम वर्ड जो है वो इंग्लिश का वर्ड है। पैलिंड्रोम वर्ड्स हम किसी कहते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स को जो सेम वर्ड बनाते हैं जब हम उनको चाहे आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें। दैट मीन्स हम क्या कहेंगे, आपकी एनसीईआरटी ने ही दे रखा है, लेकिन ये वर्ड की जो डेफिनेशन दी है वो डीएनए के लिए नहीं है, डीएनए के लिए हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर पैलिंड्रोम वर्ड का इंग्लिश मीनिंग बताया कि क्या होता है। तो पैलिंड्रोम क्या होता है, दीज आर ग्रुप्स ऑफ letters that form the same word when read both forward and backward. चाहे हम इनको आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े, दोनों डायरेक्शन में ये कैसे पढ़े जाते हैं, सेम पढ़े जाते हैं। तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं। अब हम आते हैं डीएनए के ऊपर वर्ड, कि डीएनए के केस में क्या कहेंगे। तो डीएनए के केस में जो वर्ड आता है वो क्या आता है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। क्या आता है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो ये क्या होती हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की रिकॉग्निशन सीक्वेंस दिखा रही हूँ, ACOR1 की। इसकी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, जिसको ये रिकॉग्नाइज करता है, वो सीक्वेंस कौन सी है, ये वाली सीक्वेंस है। क्योंकि डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, तो इसके एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस है GAATTC। तो अपोजिट स्ट्रैंड की क्या हो जाएगी, G के कॉम्प्लीमेंट्री C, A के कॉम्प्लीमेंट्री T, A के कॉम्प्लीमेंट्री T, T के कॉम्प्लीमेंट्री A, T के कॉम्प्लीमेंट्री A और C के कॉम्प्लीमेंट्री C। ठीक है, ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ECOR1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। अब इसमें पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का क्या मतलब है। अब अगर वर्ड की तरह अगर आप देखोगे तो आगे से इसको हम पढ़ेंगे GAATTC, लेकिन पीछे से पढ़ेंगे तो CTTAAG, तो सेम प्रोनाउंसिएशन तो नहीं आया। तो फिर यहाँ पे पैलिंड्रोम इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का क्या मतलब है। पैलिंड्रोम इन न्यूक्लियोसाइड सीक्वेंस का मतलब है बेटा कि क्योंकि डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, तो अगर हम दोनों स्ट्रैंड को एक ही एंड से पढ़ना स्टार्ट करें, एक ही एंड मतलब या तो उनका उठाओ 5' एंड, जैसे आप इस स्ट्रैंड को 5' एंड से रीड करना स्टार्ट करें तो आप क्या प्रोनाउंस करोगे, GAATTC। फिर आप नीचे वाले स्ट्रैंड को भी 5' एंड से ही रीड करना स्टार्ट करें तो उसको भी आप क्या रीड करोगे, GAATTC। तो देखो सेम प्रोनाउंसिएशन आई कि नहीं आई। अगर हम दोनों स्ट्रैंड को एक ही एंड से पढ़ना स्टार्ट करें, जैसे कि हमने 5' एंड से पढ़ा दोनों को ही, तो सेम प्रोनाउंसिएशन आ रही है। ऐसे ही अगर हम 3' एंड से पढ़ना स्टार्ट करें दोनों को, तो CTTAAG। अब इसको पढ़ के देखो, CTTAAG, तो प्रोनाउंसिएशन क्या आती है बेटा, सेम आती है। तो ये होता है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। डीएनए के केस में पैलिंड्रोमिक वर्ड का क्या मतलब है। तो अगर आपसे पूछे कि पैलिंड्रोमिक इन डीएनए सीक्वेंस का मतलब क्या है, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, क्या, द पैलिंड्रोम। वो तो बेटा मलयालम वाला जो वर्ड दिया था वो तो इंग्लिश के केस में डेफिनेशन थी, यहां पर जो आपको देनी है वो क्या है, द पैलिंड्रोम इन डीएनए is a sequence of base pairs that reads same on the two strands when क्या, ये चीज इंपॉर्टेंट है, when orientation of the reading is kept the same।
जब हम ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग सेम रखते हैं, ओरिएंटेशन मतलब या तो दोनों स्ट्रैंड को 5 प्राइम एंड से पढ़ना स्टार्ट करें या दोनों को 3 प्राइम एंड से पढ़ना स्टार्ट करें। जब हम ऐसा करते हैं तो दोनों स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस होती है वो सेम रीड की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए, पूछी जा सकती है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो चाहे हम दोनों स्ट्रैंड को 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ें या फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, लेकिन दोनों का ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो आपकी जो डीएनए की इनकी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो कैसी होती है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है। अब किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की रिकॉग्निशन सीक्वेंस को याद करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, इसकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे, जैसे इसमें मोस्ट ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है उनकी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है वो 6 बेस पेयर की होती है, 1 2 3 4 5 और 6। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको 2 हाफ में डिवाइड करना है, ठीक है, और फिर इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंड में भी हाफ में डिवाइड करना है। अब आपका याद करने का तरीका क्या है, इन चारों हाफ में से आप कोई भी एक हाफ याद कर लो, बाकी आपको अपने आप याद हो जाएंगे। चारों हाफ में से आपको क्या करना है, किसी भी एक हाफ की सीक्वेंस याद करनी है। जैसे मान लो हमने याद कर ली GAA, आपको ये सीक्वेंस याद होगी GAA। तो आपको क्या करना है, इसके मिरर इमेज इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के सेकंड हाफ में लिखनी है, मतलब ऐसे क्रॉस बनाना है। क्रॉस बनाना है मतलब GAA की मिरर इमेज क्या होगी, AAG, ठीक है। अब आपको ये 2 सीक्वेंस पता चल गई तो बाकी बची हुई हम किसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री रूल के अकॉर्डिंग। जैसे कि G के कॉम्प्लीमेंट्री C, A के कॉम्प्लीमेंट्री T, A के कॉम्प्लीमेंट्री T, या फिर इसकी इधर मिरर इमेज निकाल दो, CTT की मिरर इमेज क्या बनेगी, TTC, या कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो कर लो। तो इसका मतलब अगर आपको 1/4 सीक्वेंस याद है तो आप पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इनकी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है उसकी सीक्वेंस आप बता सकते हो। तो ये तो था पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का मतलब क्या है, ठीक है। अब हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बारे में पढ़ा। तो हमने क्या देखा, कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होगा वो अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस को क्या करेगा बेटा, रिकॉग्नाइज करेगा। और अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद वो विद इन इट्स रिकॉग्निशन सीक्वेंस कट लगाएगा। ध्यान देना, जो भी किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो उसके विद इन ही कट लगाता है, उससे बाहर कट नहीं लगाता है। अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस के अंदर ही कट लगाता है, लेकिन अंदर कहाँ पे कट लगाएगा और उसकी वजह से कटिंग के बाद जो 2 फ्रेगमेंट होंगे वो कैसे होंगे, उसके बेसिस पर इनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पर, कटिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स के बेसिस पर, कि या तो वो कटिंग के बाद ब्लंट एंड बनाते हैं या फिर स्टिकी एंड्स बनाते हैं। स्टिकी एंड्स इंपॉर्टेंट है और आपकी एनसीईआरटी ने यही दी है, ब्लंट एंड एनसीईआरटी ने नहीं दी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि और भी कोई तरीका होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के कट करने का। तो ब्लंट एंड जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं उनमें से एक एंजाइम का मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ब्लंट एंड क्या होते हैं। तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको SMARFST रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इसको किस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है, सीरेशिया मार्सेसेंस से। किससे आइसोलेट किया गया है, सीरेशिया मार्सेसेंस। इसीलिए इसके जीनस के नाम का फर्स्ट लेटर एंजाइम में यूज हुआ और इसके स्पीसीज के पहले 2 लेटर एंजाइम में यूज हुए। और क्योंकि इससे मोर देन 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किए गए तो ये फर्स्ट ऑर्डर पे आइसोलेट किया गया। इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ना बेटा, वो क्या है,
वो है सी 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 जी जी जी। ठीक है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड की पोलैरिटी है, सीक्वेंस है, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी जी 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 और सी सी सी। ये इसके रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। अब ये कट कैसे करता है वो मैं आपको बताऊंगी, और कटिंग के बाद जो डीएनए स्ट्रैंड्स बना रहा है, फ्रेगमेंट बना रहा है, वो कैसे एंड प्रोड्यूस करेंगे, ब्लंट एंड। अब ब्लंट एंड का मतलब क्या होता है वो देखो, हमने क्या कहा था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस के विद इन कट लगाता है। तो ये कहाँ कट लगाएगा बेटा, एक कट लगाएगा यहाँ और एक कट लगाएगा यहाँ, मतलब दोनों स्ट्रैंड पे सेम पोजीशन पे कट लग रहा है, दोनों में थर्ड और फोर्थ न्यूक्लियोटाइड के बीच में कट लग रहा है, ऊपर वाले स्ट्रैंड में भी थर्ड और फोर्थ के बीच में, नीचे वाले स्ट्रैंड में भी थर्ड और फोर्थ के बीच में। तो इसलिए यहाँ पे यहाँ काटा और यहाँ पे यहाँ काटा, तो क्या होगा, एक फ्रेगमेंट तो हमारा ये बन जाएगा और एक फ्रेगमेंट हमारा ये बन जाएगा। तो कटिंग के बाद कैसे फ्रेगमेंट बनेंगे हमारे पास, सी सी सी, और दूसरा फ्रेगमेंट जी जी जी। ये कैसा एंड हो गया, 5 यहाँ पे एरो नहीं लगाना, आगे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है। दूसरा सेगमेंट कैसे बना, जी 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 सी सी सी। ठीक है, तो हमारे पास ये दो फ्रेगमेंट बने हैं। तो देखो, इन दो फ्रेगमेंट के बनने के बाद हमने क्या नोटिस किया, कोई भी फ्रेगमेंट का हिस्सा ऐसा नहीं है जो सिंगल स्ट्रैंडेड है, पूरा का पूरा कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है। अब क्योंकि पूरा का पूरा डबल स्ट्रैंडेड है, तो जो बाइंड करेंगे, ये वेक्टर के साथ बाइंड करेंगे, तो इनका सिर्फ ये वाला सरफेस बाइंड करेगा। कौन सा सरफेस, ये वाला। बाइंडिंग में सिर्फ इनका ये सरफेस बाइंड करेगा, ये वाला सरफेस। ठीक है, जब ये वेक्टर के साथ बाइंड करेंगे तो सिर्फ ये वाला सरफेस बाइंड करेगा, मतलब सिर्फ फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बनाना है इनको। क्या करना है, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बनाना है। तो ब्लंट एंड का मतलब होता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जब कट लगाता है ना बेटा, तो दोनों स्ट्रैंड को सेम पोजीशंस पे कट लगाता है, सेम पोजीशन पे कट लगाता है, और हमेशा सेम न्यूक्लियोटाइड के बीच में कट लगाता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइटोसाइन और ग्वानिन के बीच में कट लग रहा है, यहाँ पे भी ग्वानिन और साइटोसाइन के बीच में। नाइट्रोजिनस बेस सेम है लेकिन पोजीशन भी सेम है। नाइट्रोजिनस बेस सेम तो हमेशा ही होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की कटिंग साइट पे, लेकिन पोजीशन सेम होती है या नहीं होती, उसके बेसिस पर ब्लंट और स्टिकी एंड बनते हैं। यहाँ पे दोनों की पोजीशन क्या है, सेम है, दोनों थर्ड और फोर्थ न्यूक्लियोटाइड के बीच में कट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो फ्रेगमेंट बनेंगे उनके दोनों फ्रेगमेंट कंप्लीटली डबल स्ट्रैंडेड होता है, कहीं पे भी सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता है। ठीक है, तो ये एंड तो कहलाते हैं ब्लंट एंड, या फिर इन्हीं को हम फ्लश एंड भी कहते हैं। अब आ जाओ स्टिकी एंड्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टिकी एंड्स को कोहेसिव एंड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ाने से पहले मैं पहले एग्जांपल ही दे देती हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि हमने इको R1 की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बताई थी, रिकॉग्निशन साइट बताई थी। क्या बताई थी हमने, GAA TTC, और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री CTT AAG। इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इसमें क्या है बेटा, ये बनाएगा स्टिकी एंड्स। अब स्टिकी एंड का मतलब क्या है कि दोनों स्ट्रैंड को तो कट करेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये तो हमने पहले ही बता दिया है, लेकिन दोनों स्ट्रैंड में सेम पोजीशन पे कट नहीं लगाता है। इस स्ट्रैंड में तो ये कट लगा रहा है G और A के बीच में, मतलब फर्स्ट और सेकंड न्यूक्लियोटाइड के बीच में, और नीचे वाले स्ट्रैंड में कट लगा रहा है इसके 5th और 6th न्यूक्लियोटाइड के बीच में। हालांकि नाइट्रोजिनस बेस सेम है, यहाँ पे भी एडेनिन और ग्वानिन के बीच में ही यहाँ कट लग रहा है, और एडेनिन और ग्वानिन के बीच में ही यहाँ कट लग रहा है, लेकिन पोजीशन क्या है, डिफरेंट है।
अब पोजीशन डिफरेंट है तो ये स्ट्रैंड तो यहां पे कट गया, लेकिन ये स्ट्रैंड जाकर के यहां कटा। इससे क्या होगा, जब ये फ्रेगमेंट बनाएगा तो हमारे पास फ्रेगमेंट कैसे बने बेटा, एक फ्रेगमेंट में ऊपर वाले स्ट्रैंड का सिर्फ जी आया, लेकिन दूसरे स्ट्रैंड में क्या आया, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, फिर टी टी ए ए, और इसका जो दूसरा सेगमेंट बनेगा उसमें क्या आएगा, ए ए टी टी सी, और नीचे क्या आया, जी। इसका मतलब क्या है, दो फ्रेगमेंट बनने के बाद हमने क्या नोटिस किया बेटा, कि इनका कुछ पार्ट ऐसा रह गया जो अभी भी सिंगल स्ट्रैंडेड है। ध्यान से देखें, इनका कुछ पार्ट अभी भी कैसा रह गया, सिंगल स्ट्रैंडेड रह गया है। ध्यान से देखो, जैसे ये वाला पार्ट कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड है, पीछे भी डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन इस रीजन में ये कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। यहाँ ध्यान से देखिए, इस रीजन में ये वाला जो रीजन है इसमें ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। ऐसे ही इस वाले रीजन में ये कैसा है बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड है। इसका मतलब जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दोनों स्ट्रैंड को डिफरेंट पोजीशन पे कट करते हैं, तो कटिंग के बाद जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनका कुछ पार्ट सिंगल स्ट्रैंडेड रह जाते हैं। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड पार्ट है इनको हम कहते हैं स्टिकी एंड। क्यों कहते हैं, ये जो ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेज है, ओवर हैंगिंग है ना, हैंग कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड पार्ट है, इनको हम कहते हैं स्टिकी एंड। स्टिकी, स्टिकी मतलब चिपकना। स्टिकी क्यों कह रहे हैं, आप इन दोनों सीक्वेंस को पास पास लेके आओ तो आप क्या देखोगे, टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए है, टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए है, ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी, ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी। तो क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो जैसे ही आप इनको पास पास लाओगे ये स्टिक हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, उसके बाद लाइगेज आएगा और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आसानी से बना देगा। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही थी, यहाँ पर सीधा क्या बन रहा था, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और इनके केस में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री रूल के अकॉर्डिंग वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे, बेस पेयरिंग कर जाएंगे, और उसके बाद लाइगेज जो है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देगा। क्या बना देगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देगा। तो ये चीज आपने पढ़ी। तो ऐसे एंड्स को हम क्या कहते हैं बेटा, स्टिकी एंड्स कहते हैं। अब स्टिकीनेस ऑफ द एंड जो है, इट फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज। एनसीईआरटी एक लाइन कह रही है कि ये जो स्टिकीनेस है, स्टिकीनेस of the ends facilitate the action of the enzyme DNA ligase। ये लाइन क्या कहना चाह रही है भाई, ये डीएनए लाइगेज के एक्शन को फैसिलिटेट कर रही है, उसको फैसिलिटी दे रही है, उसकी हेल्प कर रही है। क्योंकि अगर पहले कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम को एक्ट करने में क्या होगी बेटा, आसानी होगी, ठीक है। एक चीज और नोटिस करना कि जब कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट लगाता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, पूरे डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा। और स्टिकी एंड उसको बनाने हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखना ये है रिकॉग्निशन साइट का सेंटर। सेंटर क्यों, क्योंकि 6 बेस पेयर की सीक्वेंस है, 3 इधर है और 3 इधर है। कभी भी स्टिकी एंड्स जब बनते हैं तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कभी भी सेंटर में कट नहीं लगाएगा, जबकि ब्लंट एंड के लिए वो सेंटर में लगा सकता है, लेकिन स्टिकी एंड के लिए वो कभी भी सेंटर में कट नहीं लगाता है, अवे फ्रॉम सेंटर लगाता है। लेकिन हालांकि सेम नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, पोजीशन अलग अलग है, लेकिन नाइट्रोजिनस बेस क्या है, सेम है। और जब वो ऐसे कट लगाता है तो वो कट लगाने के बाद कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस को छोड़ देते हैं। ये जो ओवर हैंगिंग सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टिकी एंड। अब क्वेश्चन एक और आता है कि स्टिकी एंड्स को हम स्टिकी एंड क्यों कहते हैं, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड
they form hydrogen bond with their complementary counterpart. वो क्या करते हैं, अपने कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं. अब चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट इसी एंजाइम की रिकॉग्निशन सीक्वेंस का पार्ट हो या वेक्टर का हो, इसीलिए हमने कहा था कि वेक्टर को भी हमें सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना है, ताकि कटिंग के बाद, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम होगा तो उसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस सेम होगी, रिकॉग्निशन सीक्वेंस सेम होगी तो ये स्टिकी एंड्स क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो वो आसानी से क्या कर जाएंगे बेटा, बाइंड कर जाएंगे. तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू बेटा.